नमस्कार सभी बच्चों को। तो बेटा आज हम अध्याय 7 भारत में कृषि का विकास इस चैप्टर को पढ़ेंगे बेटा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। तो इसमें सबसे जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होती है ना। मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होती है। और आगे पूछा है बेटा किसानों के लिए ये जो समर्थन मूल्य की जरूरत क्यों है। तो आइए देखते हैं बेटा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिभाषा होती है बेटा, किसानों को जो फसल उपज कर रहे हैं किसान, उन किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है बेटा। किसान भाई लोगों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का फैसला किया बेटा। इसकी परिभाषा क्या होती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों की उपज को खरीदती है बेटा। सरकार तय करती है यह मूल्य, इस मूल्य पे सरकार किसानों की उपज को खरीदती है। सरकार इस तरह से समर्थन मूल्य तय करती है बच्चों जिससे किसानों को उनकी उपज का लागत मिल सके, जो उन्होंने कोई भी फसल उपजाने के लिए जो उन्होंने खर्च किया है बेटा, वो लागत मिल सके और साथ साथ कुछ लाभ भी प्राप्त हो सके। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का बेटा उद्देश्य होता है। परीक्षा में पूछता है न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होती है, तो किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना। एमएसपी वह कीमत है या न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों की उपज को खरीदती है। सरकार इस तरह समर्थन मूल्य तय करती है जिससे किसान को उपज का लागत मिल सके और कुछ क्या हो सके, लाभ भी हो सके बेटा। ये होता है बच्चों एमएसपी। अगला इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति क्या होती है बेटा? तो हरित क्रांति का अर्थ है बेटा खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, ये कहलाती है हरित क्रांति। हम और कई क्रांति पढ़ चुके हैं। पीसी कल्चर होती है जैसे मछली क्रांति, सेरिकल्चर होता है रेशम से उत्पादन, हार्टिकल्चर बागवानी होता है बेटा, ठीक है। तो हरित क्रांति क्या है? तो एक 1966 में भारत सरकार कृषि नीति लाई थी। कब? 1966 में भारत सरकार ने एक एग्रीकल्चर पॉलिसी कृषि नीति लाई थी बेटा। 1950 से 65 के बीच आजादी के 3 साल के बाद भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन तो बढ़ा, परंतु देश में अनाजों की कमी बनी रही बेटा। इस कमी को पूरा करने के लिए हम विदेशों से अनाज मंगाते थे बच्चों। यह बहुत ही चिंता का विषय था। इसी दरमियान 1965 और 66 दो हमारे देश में सूखे के साल थे बेटा। इस समय अनाज की पैदावार बहुत कम पैदा हुई, जिसके कारण बच्चों अकाल की स्थिति निर्मित हो गई और सरकार को अनाजों की पूर्ति के लिए पहले से ज्यादा अनाज विदेशों से आयात करने की जरूरत पड़ी थी। इस स्थिति में सरकार के सामने अनाज की पैदावार बढ़ाना, अनाज उत्पादन करना सबसे बड़ी समस्या थी। इसके लिए उन्होंने, भारत सरकार ने कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से कृषि योजना बनाई बेटा। इस योजना को ही हरित क्रांति कहते हैं। यह है बेटा हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है? ठीक है। तो अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से एक नीति बनाई। उसे क्या क्रांति कहते हैं बच्चों? हरित क्रांति कहते हैं। अब हरित क्रांति के घटक क्या क्या है बेटा? हरित क्रांति में ऐसे क्या क्या चीजों को सम्मिलित किया गया जिनसे कृषि का उत्पादन बढ़ा बेटा? तो उस घटक को हम पढ़ेंगे। तो उसका कोड है बेटा 80 राकी किक्सो। सबसे पहले अ से पहला अक्षर को लिया हूं। अ से अधिक उपज देने वाली उन्नतशील बीज का उपयोग करेंगे। हरित क्रांति का पहला घटक है बेटा अधिक उपज। ऐसा बीज का हमको उपयोग करना है जो हमको अधिक उपज दे सके। उपज तो हो गया बेटा। अब आते हैं सिंचाई। सी से सिंचाई। सिंचाई के लिए मोटर पंप
बिजली और डीजल का प्रबंध करना। ठीक है, सिंचाई के लिए क्या क्या बेटा, मोटर पंप की, ताकि सिंचाई बड़ी मात्रा में हो सके, जल्दी हो सके, बिजली का प्रबंध और डीजल का प्रबंध। अगला है बच्चों रासायनिक खाद उपलब्ध कराना। रासायनिक खाद फसलों के उपजाऊ के लिए, अधिक उपजाऊ के लिए जिम्मेदार विशेष सहायक होते हैं बेटा। तो रासायनिक खाद उपलब्ध कराना रस से, और किस से है, कृषि कार्यों में मशीनों का उपयोग। कृषि कार्यों में मशीनों का उपयोग। आजकल आप लोग देखते होंगे बेटा, आपके गांव में हार्वेस्टर आता है धान काटने के लिए, आता है कि नहीं? ट्रैक्टर है खेत को जोतने के लिए। पुराने समय में बेटा किसान धान को हाथ से काटता था, जो फसल धान का होता था उसको हाथ से काटता था, उसको बैलगाड़ी में रखकर कोठार खलिहान में लाता था, उसको फिर निकालता था, फिर बिछाता था, उसके ऊपर बैल से बेलन चलाया जाता था। बेलन चलाने के बाद उसको धान को उठा के फिर साफ करना पड़ता था, साफ करने के बाद बोरा में भरना पड़ता था बेटा, इतना सारा काम करना पड़ता था। अब आ गया बेटा हार्वेस्टर, किसान का टाइम बच रहा है, समय बच रहा है, परिश्रम बच रहा है। पांचवा केस है बेटा कीटनाशकों का उपयोग। कीटनाशक क्या होते हैं, जो अवांछित उगाते हैं फसल के साथ, अवांछित जैसे खरपतवार हो गया, उन खरपतवारों को नष्ट करती है ताकि फसल का उत्पादन वृद्धि हो सके। उसके बाद है बेटा क से मंडी और भंडारण की सुविधा। कृषि उत्पादन के लिए मंडी और भंडारण की सुविधा। ठीक है, लास्ट है बेटा सोसाइटी। से सोसाइटी और बैंक से पूंजी की व्यवस्था। किसानों को सोसाइटी और बैंक से खेती किसानी के लिए पूंजी उपलब्ध कराना। ये हरित क्रांति के बेटा 7 ठो घटक हैं। 80 राखी 100, अधिक उपज देने वाली उन्नतशील बीज का प्रयोग, सिंचाई के लिए प्रबंध, रासायनिक खाद उपलब्ध कराना, कृषि कार्यों मशीनों का उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग, मंडी और भंडारण की सुविधा, सोसाइटी और बैंक से पूंजी की व्यवस्था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 1951 के बाद, आजादी के 4 साल बाद भारत की कृषि में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई? तो बेटा 1951 के बाद भारत में कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया बच्चों। खाद्यान्न की दृष्टि से, अर्थात खाद्यान्न में आत्मनिर्भर प्राप्त करने के लिए 1950 से 60 के बीच भारत सरकार ने सिंचाई और बिजली परियोजनाओं में बहुत सारा धन लगाया बेटा। किसमें? सिंचाई और बिजली परियोजनाओं में, ताकि सिंचाई, खेतों को सिंचाई हो सके, उपज बढ़ सके। कहां कहां? जैसे पंजाब में भाखड़ा नंगल परियोजना, मध्य प्रदेश में गांधी सागर परियोजना, पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना, उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना, और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना, और छत्तीसगढ़ में कौन सी बेटा? पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय इत्यादि आदि बांध बनाए गए। अब इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि जो सिंचित भूमि है, अर्थात जितने भूमि पर सिंचाई की सुविधा है, उसका रकबा बढ़ा, क्षेत्रफल बढ़ा, साथ ही साथ फसल उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि हुई बेटा। इस प्रकार 1951 के बाद भारत में सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के विस्तार से जहां खेती के भूमि का क्षेत्रफल बढ़ा, वहीं पर उत्पादन में वृद्धि हुई। और इस समय की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी 1967 में, वो थी बेटा हरित क्रांति। हरित क्रांति इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिससे भारतीय किसान वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य करना क्या कर दिए? आरंभ कर दिए। तो 1951 के बाद इतने सारा चीज बच्चों कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। अगला प्रश्न है बेटा, पंजाब और हरियाणा के किसान पर्यावरण की किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं बच्चों? तो सबसे पहले है बेटा पानी की समस्या। सबसे पहले है पानी की समस्या। उक्त दोनों राज्यों में, पंजाब और हरियाणा में, सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। लेकिन नलकूप में कहां से पानी आता है? धरती के अंदर से पानी आता है बेटा, भूजल पानी आता है। तो जैसे जैसे नलकूप बढ़ती गई, वैसे वैसे जमीन का जल स्तर घटता गया। पर इसके परिणाम स्वरूप या तो कुएं सूख गए या पानी बहुत कम आने लगा। इस प्रकार दोनों राज्यों में जल संकट निर्मित हो गया। दूसरा है बेटा मिट्टी के उपजाऊपन में कमी। यदि हम किसी खेत में लगातार रासायनिक खाद का उपयोग करें, उससे मिट्टी का जो उपजने की क्षमता है बेटा, उपजाऊपन क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए किसान और अधिक मात्रा में खाद डालता है,
जिससे उनका खर्च बढ़ जाता है और लाभ के स्थान पर उनको बेटा हानि उठानी भी पड़ती है। तो पंजाब हरियाणा में दो प्रकार की समस्या आई, एक पानी की समस्या आई बच्चों, दूसरा आ गया बेटा मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कौन कौन से तरीके हैं? मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कौन कौन से तरीके हैं बेटा? तो पहला है जैविक खाद का अधिक से अधिक उपयोग करें। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम जैविक खाद का अधिक से अधिक उपयोग करें, अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें, फसल चक्र अपनाएं, अर्थात हम लगातार एक ही फसल को नहीं लगाएं खेत में, हम फसल को बदल बदल कर लगाएं, उसे फसल चक्र कहते हैं। पशुओं को चराने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए और रासायनिक खाद का उपयोग विवेक पूर्वक करना चाहिए बेटा। तो ये 5 पॉइंट हैं जिससे मिट्टी को क्या बना सकते हैं? उपजाऊ बना सकते हैं। जैविक खाद का उपयोग, वृक्षारोपण, फसल चक्र, पशु चराने की समुचित व्यवस्था और रासायनिक खाद का उपयोग विवेक पूर्वक करना चाहिए। अगला है बेटा, रासायनिक खाद की जरूरत क्यों होती है? प्रश्न 8वां है, रासायनिक खाद की आवश्यक क्यों होती है? तो रासायनिक खाद का उद्देश्य है बेटा अधिक उत्पादन, साथ साथ उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग ताकि उत्पादन अधिक मात्रा में हो, इसीलिए हमको पर्याप्त किसकी रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें हानि भी है। क्या हानि है? यदि हम रासायनिक खाद का अधिक उपयोग करें उससे मिट्टी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जैविक तत्व है, नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी के उपजाऊपन समाप्त हो जाती है, साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता भी क्या हो जाती है बेटा? समाप्त हो जाती है, जिससे बंजर की स्थिति निर्मित हो जाती है बेटा। तो इस तरह से हमको पढ़ना है। अंतिम प्रश्न है, किसानों के हित के लिए सरकार ने कौन सी योजनाएं बनाई? तो किसानों के हित के लिए सरकार ने सबसे पहले हरित क्रांति की योजना बनाई थी। हरित क्रांति में पढ़ चुके हैं बेटा आशी अधिक उपज देने वाले उन्नतशील बीज का उपयोग, सिंचाई के लिए मोटर बिजली प्रबंध का उपयोग, रासायनिक खाद उपलब्ध कराना, कृषि कार्य मशीनों का उपयोग, कीटनाशक दवाओं का उपयोग, सोसाइटी में बैंक पूंजी की व्यवस्था और मंडी तथा भंडारण की सुविधा। ठीक है बेटा लोग, थैंक यू।